नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। समाज में धारणा है कि पिता का कामकाज बेटा संभालता है, लेकिन राजनीति में यह कहावत अगर चरितार्थ होने लगे तो फिर भाई भतीजावाद और परिवारवाद के आरोप लगने लाजमी है। राजनीति कोई धंधा नहीं बल्कि समाज सेवा है, जन सेवा है, इसका माध्यम है और इसलिए इसमें शुचिता की निरंतरता को बनाए रखना भी लाजमी है। हरियाणा में स्थिति थोड़ा उलट दिखाई दी। पहले से लेकर अब तक यहां के राजनेताओं ने राजनीति में अपनी वंशवेल बढ़ाने की जो कवायद शुरू की है उससे अच्छे संकेत कभी मिले नहीं। सियासी शोर एक बार फिर से शुरू हो रहा है क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगाना शुरू किया। अमित शाह ने चुनावी ताल ठोकते हुए कह दिया कि वंशवाद सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए विपक्षी खासकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। चर्चा आज एक बार फिर इसी पर होने जा रही है। तो चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने चुनावी ताल ठोकी है और जब ताल ठोकी है तो उसमें वंशवाद का जिक्र किया है और इस जिक्र का कितना असर पड़ेगा चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव, वो बात आज हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ जो 3 लोग इस खास चर्चा में मौजूद रहेंगे उसमें देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार और वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रहेंगे। आप तीनों का स्वागत है। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आप ही से हम करने जा रहे हैं। जिस तरीके से वंशवाद को लेकर हरियाणा में शोर होता रहा है, हालांकि यह भी सच है कि इस वंशवाद ने इन पार्टियों को आगे बढ़ाया है। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले खबर दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। वैसे तो बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ परिवारवाद का आरोप और मुद्दा पुराना है, पर चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ने इस हथियार को और पैना कर दिया है। बृहस्पतिवार को करनाल में आयोजित अंत्योदय महासम्मेलन में बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने कांग्रेस पर फिर हमला किया। पहले सीएम मनोहर लाल। उस माहौल में एक निराशा का वातावरण था, एक अवसाद का वातावरण था। भाई भतीजा के नाते गिने चुने लोगों को लाभ मिलता था, बिचौलिए काम करते थे, जाति और वर्ग इस नाते से बोलबाला रहता था। यही क्यों परिवारवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हरियाणा के संदर्भ में भूपेंद्र हुड्डा ही नहीं, इंडिया गठबंधन के बारे में भी ये टिप्पणी की। यहाँ तो सभी के अपने अपने स्वार्थ हैं। 27 राजनीतिक दल इंडी अलायंस बनकर साथ में आए हैं। इनका काम क्या है? इस 27 के 27 दल उठाकर देख लीजिए, सारे परिवारवादी दल। किसी को अपने बेटे को सेट करना है, किसी को अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है, किसी को अपने बेटे को एजेंसियों से बचाना है और किसी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और किसी को मैडम का वफादार बनना है। ये लोग भला कर सकते हैं क्या? गौरतलब है कि करनाल में हरियाणा सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हजारों अंत्योदय परिवारों का बीजेपी सरकार और संगठन ने अभिवादन किया। सीएम मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत और समर्थन में उन्हें दूसरा सरदार पटेल कहकर बुलाया। सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी, अनुशासित पार्टी, इसका गौरव प्राप्त हुआ। आपकी संगठनात्मक क्षमता, आपकी सुदृढ़ता, इसके बारे में हम परिचित हैं। और चाहे आप गृह मंत्री बनने के बाद जिस प्रकार के साहसी निडरता के साथ जो फैसले लिए, खास करके प्रधानमंत्री जी ने और आपने धारा 370 को हटाने का, धारा 335A को निरस्त करने का जो काम किया है, वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनकी याद आती है। गौरतलब है कि इस सम्मेलन में सरकार के आधे से ज्यादा मंत्री, कुछ सांसद और बीजेपी विधायकों के अलावा सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और प्रशासन के मुख्य सचिव संजीव कौशल भी मौजूद थे। सीएम ने इस मौके पर सामाजिक कल्याण के तहत हर महीने दी जाने वाली पेंशन जनवरी से 250 बढ़ाकर 3000 रुपए करने की घोषणा की। सुशासन ही आधार, डबल इंजन की सरकार। करनाल में हुए अंत्योदय महासम्मेलन में डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया गया और राज्य की 5 नई योजनाओं का शुभारंभ भी किया गया। गौर करने लायक बात यह है कि ये सरकारी कार्यक्रम था, पर इसमें जेजेपी के डिप्टी सीएम या कोई भी मंत्री
मंच पर मौजूद नहीं था। कैमरामैन राजेश कुमार और सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, करनाल। तो बीजेपी के आरोप कांग्रेस और विपक्षी दलों पर यह कोई नए नहीं है, आम बात नहीं है, ये अक्सर लगते हैं। लेकिन हरियाणा में जब भी यह आरोप लगे, क्या इसका असर देखने को मिला? और इस बार अमित शाह ने मंच से जो परिवारवाद को लेकर घेरा है, खासकर कांग्रेस को, उससे वोट बैंक पर कोई असर पड़ेगा? इसी पर बात करेंगे। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 3 मेहमान। देवेंद्र, आपके जरिए चर्चा की शुरुआत। हरियाणा के मामले में, वंशवाद के मामले में, सियासत में वंशवाद को देखेंगे तो कोई पार्टी, कोई नेता ऐसा नहीं है जो अछूता है। लगभग लोग इसमें शामिल हैं, हर कोई सियासत में आना चाहता है या अपनों को लाना चाहता है। लेकिन अमित शाह के इन आरोपों को कैसे देखें, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए पंकज, हरियाणा की सियासत को देखें। हरियाणा की सियासत में जो मुख्यमंत्री अभी तक रहे हैं, जिन्होंने राजघराने जो एक तरह से रहे हैं, उनमें चाहे चौधरी देवीलाल ने अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को आगे बढ़ाया, बंसीलाल भी अपने बेटे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा का भी नाम आता है, भजन लाल का भी नाम आता है। जो मुख्यमंत्री जिन्होंने हरियाणा को चलाया, उन्होंने अपने बेटों को आगे करने में कसर नहीं छोड़ी। शायद उनमें अपने आने वाले वक्त का अक्स देखा। लेकिन अब चूंकि देखिए, हरियाणा में आए हुए थे अमित शाह, बड़े नेता हैं, पार्टी के लीडरशिप नंबर 2 नेता माने जाते हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन को घेरा। ये परिवारवाद पर ये गठबंधन बना हुआ है, ये मोदी जी का मुकाबला कैसे करेंगे? आप 2014 से लेकर आज तक देख लीजिए, चाहे मोदी जी हो चाहे मनोहर लाल, उन्होंने कभी वंशवाद या परिवारवाद की नहीं सोची, क्योंकि उन्होंने तो एक तरह से, उनका तो परिवार है ही नहीं। वो यहाँ की जनता को, वोटर्स को, लोगों को अपना परिवार मानते हैं। चूंकि हरियाणा में इत्तेफाक कहिए कि जो मुख्यमंत्री ने, उन्होंने अपने बेटों को, अपने परिवार के बारे में सोचा और इसी को उन्होंने एक मुख्य मुद्दा और अपना हथियार बनाने की कोशिश की। हालांकि ये आरोप पुराने हैं बीजेपी के, चाहे वो केंद्रीय नेताओं के हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर के, पुराने आरोप है। लेकिन आरोपों के बाद भी अब ये कह सकते हैं कि हमने 2014 और 2019 में बदलाव किया है, बदलाव लोग महसूस कर रहे हैं। ये जो डेवलपमेंट हुई है, जिस तरीके जन कल्याणकारी फैसले, नीतियां लागू हुई हैं, इन तरफ जो अभी तक सरकारें रही है, मुख्यमंत्री, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि मनोहर लाल खट्टर ने भूपेंद्र हुड्डा या ओम प्रकाश चौटाला का नाम लेकर उनको बताया कि किस तरीके की सरकारें चलती रही थी। और अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि वो आप देखिए चारों तरफ हाईवेज बने हैं, डेवलपमेंट है। मतलब उन्होंने ये भी कहा कि जब कांग्रेस की सरकार रही 10 साल हरियाणा में, तो भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, 40,000 करोड़ रुपया केंद्र की तरफ से आया था हरियाणा में विकास कार्य के लिए। लेकिन यही अब 1,38,000 करोड़ नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को दिया है। तो आप तुलना कर लीजिए, ना तो यहां परिवारवाद है, ना वंशवाद है। हमने जो किया इस देश के लोगों के लिए, विकास को लिए किया, और आने वाली पीढ़ियां जो है, मतलब इस तरह का श्रेय लेने की कोशिश की अमित शाह और मनोहर लाल ने। महेश, आपके जरिए भी यही जानना, यही समझना कि किस तरीके से इस आरोप से, इस परिवारवाद के नारे से अगर विपक्ष को घेरा जाए, कांग्रेस को घेरा जाए हरियाणा में, तो कितना फायदा बीजेपी को पहुंच सकता है, क्या लगता है? देखिए, परिवारवाद अगर यहाँ पर आ रहा है तो ये कोई नई बात थोड़ा ही है। गांधी परिवार पर लगातार परिवारवाद के आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जाते रहे। एक बार फिर से वही आरोप दोहराने का काम किया गया। अब हरियाणा के संदर्भ में पूरी कहानी को समझने की करते हैं। अगर परिवारवाद के इतने ही खिलाफ अमित शाह हैं, इतने ही खिलाफ अगर भारतीय जनता पार्टी, तो परिवारवाद का एक उदाहरण तो जननायक जनता पार्टी भी है। गठबंधन में उसी के साथ सरकार बनाने का, उसी के साथ सरकार चलाने का, अपने कार्यकाल को पूरा करने की कोशिश यहां पर की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। परिवारवाद के अगर इतने ही खिलाफ हैं, तो एनडीए की खास बैठक में जननायक जनता पार्टी को न्योता क्यों दिया गया? परिवारवाद का उदाहरण अगर उन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में है, तो परिवारवाद का वही उदाहरण जनता पार्टी भी है, और उससे कहीं बेहतर उदाहरण आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि पूरी पार्टी, इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल का जिक्र करें तो वो भी एक परिवार के प्रभुत्व वाली पार्टी कही जा सकती है। और जननायक जनता पार्टी का जो उदय हुआ, दरअसल एक नई पैकिंग के साथ इंडियन नेशनल लोकदल सामने आई है। इंडियन नेशनल लोकदल का नया नायक जनता पार्टी आप इसे
मान लीजिए, नई पैकिंग मान लीजिए, और खुद तमाम जो नेता हैं वो ये बात कह चुके हैं। रणजीत सिंह चौटाला भी पहले कह रहे थे कि 90% जो वोट बैंक था इंडियन नेशनल लोकदल का वो जननायक जनता पार्टी में आ चुका है। जननायक जनता पार्टी भी परिवारवाद का बेहतरीन उदाहरण माना जा सकता है। फिर उसे एनडीए में क्यों ले रहे हैं, फिर उसी के साथ आप गठबंधन की सरकार क्यों चला रहे हैं? कोशिश जरूर यहां पर चुनावी मैदान को तैयार करने की भारतीय जनता पार्टी तरफ से की गई है, लेकिन कोई मुद्दा इतना नया नहीं है कि जिसे चमत्कारिक जो परिणाम की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी अपने लिए रख सकती है। वीरेंद्र सोनी जी, जब महेश ने इस बात का जिक्र कर ही दिया है तो इसमें एक दो नाम और जुड़ जाएं। अब बीजेपी बार बार ये कहती जरूर है, कुलदीप बिश्नोई हाल ही में बीजेपी में आए, उन्होंने अपनी सीट को त्याग कर अपने बेटे को प्रमोट किया। अब वीरेंद्र सिंह का नाम सामने आता है, उनके बेटे सांसद हैं। ऐसे और भी नाम आपको ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। एक तो सवाल यह कि परिवारवाद के नारे को आप बुलंद कर कितना फायदा उठा पाते हैं। दूसरा सवाल यह कि वीरेंद्र सिंह का जिक्र हुआ तो आज मंच पर कुछ नेता जो देखे जा सकते थे वो दिखे नहीं। उसमें वीरेंद्र सिंह का नाम भी आ सकता है, उसमें पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का नाम भी आ सकता है, उसमें अरविंद सिंह का नाम आ सकता है। तो ये कल हमने चर्चा की थी गुटबाजी को लेकर, यहां भी मंच में कुछ लोग होने चाहिए थे क्या? दो सवाल हैं आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से अछूती नहीं है। आज चाहे अमित शाह का कार्यक्रम था और जो सांसद और विधायक वहां किसी कारण से अनुपस्थित थे तो उनके पुत्र वहां मौजूद थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि वो परिवारवाद कांग्रेस पर आरोप लगाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अछूती नहीं है, वहां भी परिवारवाद है। जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी जो है वो चुनाव लड़ी थी नारायणगढ़ से और वो चुनाव हार गई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं संजय शर्मा, उनकी पत्नी जो है अंबाला से मेयर का चुनाव लड़ी थी। और अब भारतीय जनता पार्टी के चाहे अब विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, वो अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, अभी भी बढ़ा रहे हैं। और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इस बात की बड़ी आलोचना हो रही है। संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात को कहते हैं कि हम दूसरे दलों को घेरते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद है। और ये परिवारवाद हालांकि दिखाई नहीं देता, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता इसे अपना प्रतिभावाद मान लेते हैं, लेकिन ये मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। जहां तक दूसरे बड़े वरिष्ठ नेताओं की गैर मौजूदगी है, ये देखिए वो पार्टी का अपना एक कार्यक्रम है, एक निमंत्रण जाता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह की अब क्या भूमिका है, उनके पास पार्टी का कोई पद नहीं है। हालांकि देखिए पूर्व जो है मंत्री के नाते वो आ सकते थे, अब उनकी क्या आवश्यकता रही, पार्टी का निमंत्रण तो गया होगा। ओम प्रकाश धनखड़ जी कल विद्यार्थी परिषद कार्यक्रम में दिल्ली थे, वो दिल्ली के नजदीक होने के कारण ही आज यहाँ करनाल में शामिल हो सकते थे। अब संगठन की ओर से उनका राष्ट्रीय सचिव का दायित्व दिया गया, हो सकता है चुनाव में उनकी कोई भूमिका रही हो। और जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के संजय भाटिया, वो मध्य प्रदेश में है, उनकी वहां भूमिका है। तो ये कई कारण रहे, इनकी गैर हाजिरी को अनुशासनहीनता के दायरे में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन का एक अपनी परंपरा है। और दूसरी बड़ी बात है कि जहां ये परिवारवाद है, मैं आपको मैं अमित शाह जी का उदाहरण दूंगा। अमित शाह जी ने अहमदाबाद में वहां सहकारी बैंक का चेयरमैन का चुनाव लड़ा था, उस समय वो विधायक नहीं बने थे, लेकिन जिनको उन्होंने पराजित किया था उनको ही बाद में जब वो विधायक बन गए, अमित शाह जी खुद विधायक बन गए, तो अपने हारे हुए जो उनसे हार गया था उसी को सहकारी बैंक का चेयरमैन बनाया। क्या हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ऐसी कल्पना की जा सकती है कि हारे वो को, उनका यह कहना था कि उनकी इच्छा थी, जो मेरे विरुद्ध चुनाव लड़ा उसकी चेयरमैन बनने की इच्छा थी, वो हो सकता है मेरे से अच्छा कार्य करे, तो उन्होंने उसी को चेयरमैन बनवा दिया जब वो विधायक बन गए। तो क्या ऐसी कल्पना यहां की जा सकती है? यहां तो एक दूसरे की जड़ें काटने के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आपको बहुत ज्यादा पोस्टर बैनर ये नीचे, क्योंकि अभी विधानसभा लोकसभा चुनाव की होड़ शुरू हो गई है, वो दिखाई दे देंगे। क्या इस तरह की त्याग और समर्पण की भावना यहाँ के नेताओं में, यहाँ के कार्यकर्ताओं में दिखाई देती है? जी देवेंद्र, जिस तरीके का परिवारवाद, आज हम परिवारवाद को लेकर जिक्र कर रहे हैं, तो परिवारवाद के आरोप भले ही लगे हों, हम अलग अलग राज्यों में देखते हैं, अलग अलग चुनावों के जरिए जब समझना चाहें तो ये दिखता है कि सियासी तौर पर तो परिवारवाद को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा करने का काम किया जाता है, लेकिन जब जनता के बीच में जाते हैं, अगर स्थिति आप देखेंगे तो लगभग नेता सफल रहे हैं अपने वंश को आगे बढ़ाने में सियासत में, चाहे वो चौटाला परिवार हो, हुड्डा परिवार हो, या आप अगर बिहार से अलग जाएंगे, अगर आप बिहार जाते हैं और अगर आप महाराष्ट्र जाते हैं, अगर आप और उसमें जाते हैं तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही है। यानी जनता सपोर्ट करती है, जनता को फर्क नहीं पड़ता। देखिए पंकज, जब नेताओं से इस मुतल्लक कभी बात की जाती है कि आप अपने बेटे को वंश को आगे बढ़ा दें, तो नेता अक्सर ये सफाई देते हैं, दलील देते हैं कि डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर बनेगा, व्यापारी का बेटा व्यापारी बनेगा, और टीचर का बेटा अगर टीचर बन सकता है तो पॉलिटिशियन का बेटा राजनीति में क्यों नहीं आ सकता। ये बात
मैंने कई लोगों के मुंह से सुनी है। जहां तक वंशवाद और पुत्र मोह की बात है, हमारे ये आरोप बीजेपी के जो बड़े नेता है, प्रधानमंत्री जी हैं, उनका परिवार नहीं है, अपना शादी नहीं की उन्होंने, योगी आदित्यनाथ है, मनोहर लाल खट्टर है, ये जो बड़े नेता कांग्रेस पर या विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, आप देखिए इनके परिवार नहीं है। लेकिन बीजेपी में जिन नेताओं के परिवार हैं, मैं आपको एक जीटी रोड बेल्ट का, हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, शुरुआत चंडीगढ़ से करें तो अंबाला सीट है, रतनलाल कटारिया थे, दूसरी बार लोकसभा में जीते थे, अब उनकी असामिक उनकी मौत हो गई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनकी पत्नी बंतो कटारिया को पार्टी टिकट देगी, उनको वो तैयारी भी कर रही है। बंतो कटारिया, रतनलाल कटारिया जो अंबाला से बीजेपी के सांसद थे, उनकी मौत हो गई, लेकिन उनकी पत्नी को टिकट देने की वकालत या इस तरह की चर्चा है। आगे आ जाए तो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में नायब सिंह सैनी जो अभी पिछले हफ्ते प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में बने, ये चर्चा में था कि वो अपने बेटे को आगे लाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव भी लड़वाया है, पंचायती चुनाव में कैथल से, हालांकि वो हार गई, वो अपने बेटे के लिए लॉबिंग कर रहे थे। आगे आ जाए करनाल लोकसभा, जिसमें पानीपत करनाल आता है, संजय भाटिया एमपी है, बहुत बड़ी सेकंड लार्जेस्ट विक्ट्री थी। अभी जो कार्यक्रम बीजेपी के होते हैं, हम खुद महसूस करते हैं, संजय भाटिया जो बीजेपी के एमपी है, हालांकि दिल्ली तक बड़े नेताओं तक पहुंचे हैं, लेकिन कोई कार्यक्रम में वो या तो अपने बेटे को भेजते हैं या अपनी पत्नी अंजू भाटिया को भेजते हैं। अगर वो नहीं जा सकते, लोग ये सवाल उठाते हैं कि अगर आप वंशवाद, परिवारवाद नहीं चाहते तो फिर आप किसी पार्टी के जिला अध्यक्ष को, संगठन मंत्री को अपनी जगह क्यों नहीं भेजते? ये सवाल वाजिब है। आगे चले जाए तो सोनीपत में, जी सोनीपत में बीजेपी के सांसद रमेश कौशिक हैं, उनके बारे में भी चर्चा है कि वो अपने बेटे को, जो जुडिशरी की सर्विस में है, जुडिशियल ऑफिसर हैं, उसको चुनाव लड़ाना चाहते हैं अपनी जगह। ये जीटी रोड की 4 लोकसभा सीटें, जिसके चारों बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन वो अपने परिवार और पुत्र मोह में फंसे हुए हैं कि मेरी जगह उनको, मतलब उनको उत्तराधिकारी बनाना चाहती है। ये बीजेपी में हो रहा है। जी महेश, जिस तरीके से परिवारवाद को आगे बढ़ाया जाता है, जनता को शायद दिक्कत ना हो, लेकिन आपके ही पार्टी के नेताओं को दिक्कत होती जरूर होगी। शायद वो कह नहीं पाते हैं या कर नहीं पाते, क्योंकि फैसले करना उन्हीं के हाथ में होता है, जो अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, या पावर उसी के हाथ में ज्यादा रहती है। ऐसे में किस तरीके से इसको समझें? क्या जो नेता पार्टी में लगा हुआ है वो दरी बिछाने का काम करता है, वो डंडे झंडे लगाने का काम करता है, वो उसकी उम्मीदों पर आघात नहीं है अगर आप अपने पारिवारिक लोगों को ज्यादा तवज्जो दें? और ऐसी आवाजें क्या कभी पार्टी के अंदर से उठी हैं? देखिए, इतना तो पारिवारिक जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं एक दायरा कायम कर देती हैं। उस दायरे से ऊपर उठना किसी भी कार्यकर्ता के लिए, किसी नेता के लिए मुमकिन नहीं होता। अब गांधी परिवार में हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी, कुर्सी किसी और को दे दी जाती है, लेकिन असल जो ताकत है वो यहां बनी रहती है सोनिया गांधी के पास, राहुल गांधी के पास, प्रियंका गांधी के पास। यानी कुर्सी किसी दूसरे को भी अगर दे दे, ताकत जो है वो गांधी परिवार के पास बनी रहती है। अब जिक्र हरियाणा का ही कर लेते हैं, संदर्भ से दिए जा रहे हैं, तो हरियाणा के अंदर भी यकीनन ये बात कही जा सकती है कि कोई नीचे का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाए, ये शायद मुमकिन नहीं है। और मुमकिन होगा भी कैसे? अगर भूपेंद्र हुड्डा परिवार का जिक्र कर ले तो 4 पीढ़ियों से वो राजनीति में है। चौथी पीढ़ी जो है, जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो राजनीति में है, कांग्रेस पार्टी की राजनीति वो लगातार कर। तो यकीनन अब किसी भी नई एंट्री के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना मुमकिन नहीं होगा। कुमारी शैलजा का जिक्र कर ले तो गांधी परिवार की सबसे विश्वस्त वो मानी जाती हैं, और उनके बारे में यह कहा जाता है कि अगर पार्टी का साधारण कार्यकर्ता बनाकर भी छोड़ दिया जाए तो पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकती। कोई भी नई एंट्री यहां पर ये कोशिश नहीं कर सकती कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में मनोहर लाल खट्टर जैसी शख्सियत के लिए संभव हो पाया है, और भारतीय जनता पार्टी अन्य प्रदेशों में भी इस तरह के उदाहरण देखने को मिला है, जहां एक साधारण कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाया है अपनी एक पीढ़ी के भीतर। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि परिवारवाद कोई हरियाणा के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लोग ये मानते अगर पिता ने जनता की सेवा की और बेटा उसी सेवा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, तो इसमें किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं है। वीरेंद्र सोनी जी, समाज के लिए, आमजन के लिए, देश की सियासत के लिए, हालांकि ये कहा जाता है कि परिवारवाद नुकसानदेह है,
लेकिन परिवारों का भी ठीक ठाक हो रहा है, सियासत भी बढ़िया चल रही है, जनता भी सपोर्ट करती है। अगर जनता नकार दे परिवारों को तो परिवार के परिवार खत्म हो जाएंगे, चाहे वो बिहार से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आप हरियाणा आएंगे या महाराष्ट्र जाएंगे तो सियासत तो वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन जनता तो साथ देती है, ठप्पा लगाती है, वोट देती है और उसी का नतीजा 4-4 पीढ़ियां हरियाणा में ही हो गई हैं। बिल्कुल, देखिए जनता का दोष तो है ही है, जनता के सामने विकल्प नहीं होते। तो 2014 की मुझे एक घटना याद आ रही है, जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी और विधानसभा के चुनाव होने थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के सांसदों को बुलाया। तो हरियाणा के अधिकांश सांसद अपने परिजनों को टिकट दिलाना चाहते थे। उन्होंने पहले पूर्व भूमिका बना ली थी। जब मोदी जी ने बैठक के लिए बुलाया तो वो तैयारी करके गए कि हम अपने अपनी पैरवी करेंगे और अपने अपने परिजनों को टिकट दिलाने का प्रयास करेंगे, उसकी पूरी पैरवी करेंगे, पूरी पृष्ठभूमि के साथ वो बैठक में गए। तो एक सांसद ने इस बैठक के अंदर इस बात का विरोध कर दिया कि सांसदों के परिजनों को टिकट नहीं देना चाहिए विधानसभा का। मोदी जी ने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल ये अच्छी परंपरा है और कोई इसको टिकट नहीं देगा। तो जिस सांसद ने ये विरोध किया था, बाकी सांसदों ने उसके साथ बगावत कर दी, वो उसको प्रधानमंत्री निवास पर छोड़कर चले गए, मतलब अपनी गाड़ी में भी साथ नहीं ले गए। तो मतलब इस तरह की बात है कि सिर्फ मोदी जी से ये अपेक्षा की जा सकती है कि वो परिवारवाद के खिलाफ जो है स्टैंड लेते हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के अंदर जो संगठन मंत्री के रूप में क्षमता थी, वो मुख्यमंत्री के रूप में उनका समर्पण है या उतना जो संगठन के लिए शक्ति होनी चाहिए थी वो उस मामले में उतने सख्त नहीं है। हाँ, एक बात है कि इस समय यह दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी वो कांग्रेस की बीमारी आ गई है। अब यहां पर भी व्यक्ति पूजा का महत्व बढ़ गया है और यहां व्यक्ति प्रमुख हो गया है और संगठन गौण हो गया है। यही आज की टिप्पणी के संदर्भ में भी हमें समझा जाना चाहिए। देवेंद्र, वीरेंद्र सोनी जी की इस बात से क्या मतलब निकाला जाए कि जिस तरीके से अगर यहां आप परिवारवाद कहते हैं तो उधर वाले इधर को जब आरोप लगाते हैं वो तानाशाही कहते हैं, वो कहते हैं कि नीचे गठबंधन के और संगठन के लोगों को पूछा तक नहीं जाता। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर सियासत में कितना फायदेमंद है, खासकर हरियाणा के लिहाज से? वोट मिलेगा क्या? देखिए पंकज, इस तरह के आरोप तो पहले भी लगते रहे हैं। मतलब बात वो है, तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? अपनी कमीज को उजला दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये दोष तो तुम में है, परिवारवाद को तुम आगे बढ़ा रहे हो, पुत्र मुंह में तुम फंसे हो, हम नहीं। तो ये दोनों वाइस वर्सा हो सकता है। ये जो आरोप दूसरे पर लगा रहे हैं वो आरोप उन पर भी लग रहा है। तो इसी तरीके से राजनीति चल रही है। मैं फिर वही बात कहूंगा, पॉलिटिक्स से जुड़े लोग ये दलील देते हैं कि जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है, टीचर अपने बेटे को टीचर प्रिंसिपल बनाता है, खिलाड़ी अपने बेटे को चाहता है कि मेरा नाम ऊंचा करे, खेल के क्षेत्र में चमके, फिल्मों में देख लो, फिल्म लाइन में बड़े बड़े जो सितारे हुए अपने बेटों को बेटियों को आगे लाए हैं। तो पुत्र मोह और परिवार मोह तो हमेशा चलता रहेगा और ये ह्यूमन वीकनेस भी कह सकते हो। ये चूंकि राजनीति की वजह से इस मुद्दे को हथियार बनाया जाता है, जैसे बीजेपी अब हथियार कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। हालांकि बीजेपी में भी ये चीजें तो हैं ही। सवाल यह है कि कौन कितनी मुखरता से, कितनी आक्रामकता से ये आरोप लगा सकता है, या दोनों एक दूसरे पर जो आरोप लगा रहे हैं उसको अपने अंदर भी झांक कर देके उनमें भी वही मिलेगा जो दूसरों के लिए कहा जा रहा है। फिल्मी जगत में नेपोटिज्म एक शब्द का इस्तेमाल बीच में खूब हुआ था और विरोध भी शुरू हो गया था, बातें निकलने सामने आ गई थी। लेकिन सियासत में शायद बातें आती हैं लेकिन उसके बाद चुनाव के बाद दब जाती हैं। महेश, जिस तरीके से बोल दिया परिवारवाद, हमने देखा कई चुनावों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014, 2019 के तमाम चुनाव में परिवारवाद का जिक्र किया और उसका फायदा बीजेपी को मिला या नहीं, लेकिन सरकार जरूर बनी, बहुमत की सरकार बनी और अच्छी खासी सरकारें अब तक चली भी हैं। यानी कि आपने जिस आरोप को लगाया वो सटीक बैठा। अब हरियाणा के लिहाज से क्या हरियाणा की जनता के मूड में कुछ ऐसा है कि मूड बदल सकता है? अगर आप ज़्यादा परिवारवाद का जिक्र करेंगे, वंशवाद का जिक्र करेंगे, आप किसी पार्टी पर्टिकुलर पर निशाना साधेंगे तो उससे जनता का मोह भंग होगा या आपको फायदा होगा? देखिए, मुझे हमेशा ही लगता है शाह किसी भी प्रदेश में जाएं, किसी भी जगह पर जाएं, किसी भी रैली में वो शामिल हो, मंच पर जब वो खड़े होते हैं तो उस इलाके की दुखती रग पर उंगली रखने का काम, यानी उसे दबाकर उससे सहलाने की कोशिश अमित शाह बयानों में, उनके स्टेटमेंट्स में जरूर यहां पर सुनने को मिलती है। लेकिन मुझे लगता है कि आज के इस कार्य में कहीं ना कहीं चूक अमित शाह से जरूर हुई है। उन्हें अगर किसी मुद्दे को उठाना था तो भ्रष्टाचार के
मुद्दे को सबसे पहले हवा देने की कोशिश उनकी तरफ से की जानी चाहिए थी। उन्हें ये कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। गठबंधन में हालांकि कुछ चुनौतियां जरूर सामने आई, बावजूद इसके सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जिस तरीके से अनिल विज लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल में कमरे का जिक्र कर रहे थे, कुछ इसी तरह का सांकेतिक जो आशा है वो यहां पर अमित शाह इस्तेमाल कर सकते थे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर। अगर उन्हें कांग्रेस पार्टी को घेरना था, अगर उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार को ही अगर घेरना था, तो यकीनन फिर इस तरह की किसी सांकेतिक भाषा का शाह इस्तेमाल कर सकते थे। शायद उसका कोई ज्यादा पॉजिटिव असर हो सकता था। परिवारवाद जो है एक बेहद पुराना मुद्दा हो चुका है, उसका असर भी अब मुझे लगता है कि बाकी नहीं बचा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। तो हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं, तो आरोप प्रत्यारोप भी तेज होते जा रहे हैं। उन्हें धार देने के लिए परिवारवाद का जिक्र अमित शाह ने आज किया है। इसका असर कितना होगा ये वक्त बताएगा।